सो गाइज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी अप्रोच जो है ना मुस्लिम लॉ के रिकॉर्डिंग अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको बुक्स की ज़रूरत है या नहीं, या फिर आपका काम सिर्फ नोट से चल जाएगा, ये आपकी खुद की एक पर्सनल चॉइस है। इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, ये मैं अब लास्ट बार आपको बता रहा हूँ। बुक्स फॉर पीटी के लिए बुक अकील अहमद, मेंस के लिए मुल्ला, बाकी ये दो बुक और हैं खालिद रशीद एंड आमिर अली, जो कि आप पढ़ सकते हो गाइस। अब इसके बाद बात हम कर लेते हैं बेयर एक्ट्स की। आपको कौन कौन से बेयर एक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले बेयर एक्ट है शरीयत एक्ट 1937, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी गाइस। सेकंड जो बेयर एक्ट है वे है द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, ठीक है गाइस। थर्ड है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 एंड द फोर्थ वन इज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। इसमें गाइज ये जो ट्रिपल तलाक को वॉइड और इलीगल घोषित किया गया था वे इसी एक्ट के अंदर किया गया था गाइज। हमारे पास जो फिफ्थ एक्ट है वे है वक्फ एक्ट 1995, जिसकी अमेंडमेंट 2013 वाली अमेंडमेंट के साथ इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी गाइज। इसके अंदर एक चीज़ है जो देखने वाली, मैं सोचता हूँ अभी आपको डिक्टेट कर देता हूँ। जो 2013 की अमेंडमेंट हुई थी गाइज, उसमें हम इन लोगों को वक्फ का जो बोर्ड होता था उसको अनलिमिटेड पावर दे दी गई थी। वे किसी की भी प्रॉपर्टी स्नैच कर सकते थे, छीन सकते थे और वक्फ के नाम कर सकते थे। वक्फ एक तरीके से ये कह सकते हो इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है, जो कि किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता था गाइज। ये जो एक तरीके से एक्ट था जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 120 पेटिशंस फाइल हुई ऑल ओवर अक्रॉस द इंडिया, ठीक है, जो कि इसकी वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं गाइज, ठीक है। इसमें जो PIL फाइल हुई थी, इसमें जो PIL को चैलेंज मतलब इस PIL के थ्रू इस एक्ट को चैलेंज करने वाले जो व्यक्ति थे वे थे अश्वनी कुमार उपाध्याय, जिन्होंने बीजेपी के कुछ लीडर्स के साथ इसको चैलेंज किया था, ठीक है गाइस। अब हम बात कर लेते हैं जो केस था ये दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हो गई थी ये पेटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर गाइस। इसमें 2 जजेस बेंच जो है केस, 2 जजेस बेंच के अंडर ये केस चल रहा है। हमारे जो जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा एंड जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद जो हैं इस पेटिशन को लुकआउट कर रहे हैं गाइस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं AK उपाध्याय, जो कि हमारे हैं अश्वनी कुमार उपाध्याय। इन्होंने क्लेम किया था कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसको कोई भी स्पेशल राइट एंजॉय नहीं मिल सकता। ये ट्रस्ट और चैरिटी एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है नॉन इस्लामिक रिलीजन इंस्टीट्यूशन, यानी कि जैसे कि हिंदू हो गए, ज्यूज़ हो गए, सिख्स हो गए, परसी हो गए, जो कोई भी नॉन इस्लामिक जो रिलीजन है, चाहे बुद्धिस्ट हो गए, उनके लिए ये एक इक्वालिटी का काम नहीं कर रहा है। वे यहाँ पे एक डिस्पैरिटी जो है ना क्रिएट कर रहा है। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसी प्ली के अंदर जो है ना, यानी कि हिज प्ली में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम AK उपाध्याय जी जो हैं उनकी ही। जो पेटिशनर है वे भी यही है, AK उपाध्याय जी, ठीक है। इन्होंने ही तो पेटिशन फाइल की है। इन्होंने आर्ग्यू किया है कि हमें जो एक्ट है इसको कोई भी स्पेशल स्टेटस ग्रांट नहीं होना चाहिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये जो आर्बिट्रेरी और इरेशनल जो है ना कर देता है चीज़ें क्रिएट, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि बेसिक प्रिंसिपल है कि नॉन आर्बिट्रेरीनेस होनी चाहिए, और यहाँ पे ये आर्बिट्रेरीनेस को वो कर देता है, इंक्रीज कर दे, मतलब आर्बिट्रेरीनेस हो जाती है यहाँ पे, और ये मतलब वोलेट करता है आर्टिकल 14 और 15 कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 14 और 15 क्या है गाइस? आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड आफ्टर लॉ। लॉ के आइज़ में सभी इक्वल होने चाहिए, पर यहाँ पे ये डिस्पैरिटी जो है ना क्रिएट हो जाती है, क्योंकि मुस्लिम्स को एक तरीके से ये इनका मानना है कि एक स्पेशल जो है ना कंडीशन, एक इनको एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर रहे हैं, वाइल दो जो हिंदू हो गए या फिर अदर नॉन इस्लामिक रिलीजन हो गए उनके लिए ये अनइक्वालिटी जैसा कंडीशंस क्रिएट कर दे रही है चीज़ें। और आर्टिकल 15 में ये कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप सेक्स, रिलीजन और इन सभी के बेसिस के ऊपर, पर यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे आप ये कह सकते हो डिफ्रेंशिएट हो रही हैं चीज़ें, डिस्टिंग्विश किया जा रहा है, तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर ये वोलेशन का यहाँ पे बता रहे हैं कि वोलेट कर रहा है। अभी ये केस मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा, ये पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो पेटिशनर है उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो क्रिएशन है वक्फ ट्रिब्यूनल की ये आर्बिट्रेरी है, जो कि गलत होता है। आर्बिट्रेरीनेस, नॉन आर्बिट्रेरीनेस को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करता है, यहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस
हो रही है। और जो सिविल नेचर का है ये डिस्प्यूट, इसको सिविल कोर्ट्स के अंदर डिसाइड किया जाना चाहिए, बट जैसा कि मैंने आपको बताया हम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। तो गाइज़ मेरे को लगा ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो मैंने आपको इसके बारे में एक लिटिल बिट ऑफ नॉलेज आपको दे दी है। सो अब हमारा जो अदर जो एक्ट्स हैं जो इसके कोरिलेट कर जाएंगे इसी हमारे मुस्लिम लोग के साथ, उनके बारे में अब बात हो रही है। डोमेस्टिक वॉयलेशन एक्ट ऑफ 2005, सीआरपीसी के सेक्शन 125 टू 128 जो कि मेंटेनेंस है, उसको हम कोरिलेट करेंगे डावर के साथ गाइस। बाद में यहाँ पे बात आती है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की। गाइस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जैसे मान लो जो कोई एक पार्टी मुस्लिम है दूसरी पार्टी हिंदू है, तो अगर वे दोनों अपने ही रिलीजन के अंदर रह के कोई शादी करना चाहते हैं तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आएगी। और जब ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आएगी तो उसके रूल एंड रेगुलेशन क्या आएंगे, क्योंकि चेंजेस तो होंगे, क्योंकि मुस्लिम लॉ डिफरेंट है एंड स्पेशल मैरिज एक्ट डिफरेंट है। तो गाइज इसलिए हम इसको कोरिलेट करेंगे मुस्लिम लॉ को स्पेशल मैरिज एक्ट के साथ भी। देन गाइज नेक्स्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1995। गाइज इसके साथ भी हम थोड़ा बहुत कोरिलेट करेंगे, क्योंकि जो दूसरी पार्टी हो है, जिससे मान लीजिए कोई हस्बैंड है वे हिंदू भी हो सकता है, वुमेन भी हिंदू हो सकती है, कोई दूसरी पार्टी मुस्लिम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कन्वर्जन वगैरह हो सकता है, तो वहाँ पे हम हिंदू मैरिज एक्ट 1995 को थोड़ा बहुत कोरिलेट करते हैं। बाद में आता है फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984, इससे भी हम कोरिलेट करते हैं गाइज। अब लास्ट एंड फाइनल जो बात है आज के ओरिएंटेशन लेक्चर के अंदर, वे गाइज यही एक सिंपल सी बात है कि हमें लैंडमार्क जजमेंट्स और लेटेस्ट केस लॉज को पढ़ते रहना है, क्योंकि रीज़न सिंपल सा है गाइज, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जैसे कि पॉलीगैमी के ऊपर है ना केस अभी भी पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। तो मुस्लिम लोग के अंदर जो पॉलीगैमी अलाउड कर रखी है उसके ऊपर अभी भी कोर्ट अपना डिसीजन या पॉइंट ऑफ व्यू एस्टेब्लिश कर रही है, तो इसके ऊपर भी कभी भी जजमेंट आ सकती है। और डोवर एंड मेंटेनेंस के ऊपर भी केस पेंडिंग, काफ़ी सारे केस पेंडिंग है गाइज। मैं आपको लैंडमार्क जजमेंट्स कराऊंगा और आपको लेटेस्ट केस लॉज भी कराऊंगा, बट लेटेस्ट केस लॉज जो है आपको करते ही रहना पड़ेगा। मेरी वीडियो मान लो आप एक साल बाद वगैरह देख रहे हो तो उस टाइम तक हो सकता है और भी सारे लेटेस्ट केस लॉज आ चुके होंगे, तो आपको लेटेस्ट केस लॉज के ऊपर आपको कीन आइज रखनी पड़ेंगी गाइस। थैंक यू, यही थी आज की वीडियो। अब हम कल से जो है ना वे सोच रहे हैं क्या तो हम हु इज़ ए मुस्लिम या फिर सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, इन दो टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक आपको स्टार्ट करवाएंगे गाइस। सो ये कल आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।